तहलका अंगेज इंकशाफ। जफर अब्बास को धमकी देने वाला कौन था? कितने अरब रुपए का भत्ता मांगा? रात गए छापे किस तरीके से शुरू हुए? और वो शख्स कौन था कि जिसने माफी मांगी? अहम मुल्जिम तक हमारी टीम कैसे पहुंची है? अहम इंकशाफात सामने लाने वाला हूं। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम है और एक बड़ी अहम तहकीकाती रिपोर्ट आपके सामने पेश करने वाला हूं। किस तरीके से जफर अब्बास को धमकी दी गई या फिर वाकई में उनको अगवा करने की कोशिश की गई? वो कौन लोग पीछे मुलव्वस थे? क्या इसमें सिर्फ जफर अब्बास का ही नाम है? अहम तफसीलात आपके सामने पेश करने वाला हूं, लेकिन उन सब के लिए जरूरी है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। कहानी का आगाज होता है 25 सितंबर से बकौल एफआईआर के, लेकिन एफआईआर से पहले की भी एक कहानी है और उसके बाद रात गए छापों की भी एक कहानी है। मगर उससे पहले एक वीडियो क्लिप जरूर देखिए। कि पहले वीडियो क्लिप देखिए। हाथ में कलाम इलाही मौजूद है। मैं इसको गवाह बनाकर कह रहा हूँ कि मेरा इस तमाम मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि भत्ते की रकम का मुतालबा किया जा रहा है ज़फ़र भाई से, और जो भी है मैं ज़फ़र भाई का और उनके इदारों का खैर ख्वाह हूँ। मैं उनसे मुतालबा करता हूँ और तमाम मुक़्तदर इदारों से मुतालबा करता हूँ कि मुझे इस मामले से दूर रखा जाए। अब आते हैं हम 25 सितंबर पर। 25 सितंबर को के दिन जफर अब्बास, एक नामवर नाम, वो नाम के जो कि अपने फलाही कामों की वजह से जहां मशहूर है, वहां उनके दीगर मामलात की वजह से भी वो एक शोहरत रखते हैं। शाहरा फैसल पर, मेन शाहरा फैसल पर भी जेडीसी यानी जफर अब्बास का दफ्तर है। 25 तारीख को जफर अब्बास उस दफ्तर में पहुंचते हैं जहां पर दो लोग मौजूद होते हैं, जिसमें से सबसे अहम नाम सैयद दानियाल हैदर का नाम है। जफर अब्बास आकर बैठते हैं और बैठने के साथ ही उनके टेलीफोन कॉल पर उनके पर्सनल मोबाइल नंबर पर एक घंटी बजती है। वो फौरन फोन उठाते हैं और फोन उठाते हैं तो सामने से एक शख्स उनको कहता है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी हो और अगर तुम नहीं मिले तो मुनासिब नहीं होगा। अभी वो बात ही कर रहा होता है कि इसी टेलीफोन कॉल पर दूसरा शख्स आ जाता है और वो शख्स उनको कहता है कि फौरी तौर पर फरहान होटल के अंदर 3 बजे मुझे मिलो। जफर अब्बास परेशान हो जाते हैं। मैं उन सब के नाम आपको बताने वाला हूं। वो कौन शख्स था कि जिसने पहले कॉल की, वो कौन शख्स था कि जिसके मोबाइल नंबर से कॉल आई, और वो कौन शख्स था कि जिसने उनको 3 बजे उधर जाने का कहा। कहानी का आगाज यहां से शुरू होता है। कहा यह जाता है कि जफर अब्बास अकेले वहां पर आए। अगर जफर अब्बास को थ्रेड ही था तो फिर वो अकेले किस तरीके से गए? बकौल सैयद दानियाल हैदर के, जो वहां पर मौजूद थे, बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। जफर अब्बास के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और जा रहा था। वो इंतहाई परेशान थे और इस परेशानी के आलम में उन्होंने एक फैसला किया कि मैं अकेले जाऊंगा। सैयद दानियाल हैदर उनसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन वो मना करते हैं। उसके बावजूद भी सैयद दानियाल हैदर भी उनके साथ जाते हैं। वहां पर जफर अब्बास निकलते हैं और निकलकर उस होटल में मुलाकात करते हैं जहां पर 4 लोग मौजूद होते हैं और उन चारों लोगों से उनकी 5 से 7 मिनट की गुफ्तगू होती है। वो परेशान होते हैं जफर अब्बास, और जफर अब्बास वापस आते हैं और उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। कहा यह जाता है कि उनसे 1 अरब से ज्यादा का भत्ता वसूल करने की धमकी दी गई है और कहा गया है कि अगर ना दी गई तो उसकी सूरत में उनकी जान की हिफाजत मुश्किल हो जाएगी और उनको शदीद नुकसान होगा और उनके घर वालों को भी नुकसान होगा। लेकिन इस सब किरदारों में सबसे पहले हम चलते हैं अहम नुक्ते पर। सबके शक को शुबात ये था कि ये कोई बहुत बड़ा दहशत गर्दों का माफिया है कि जो इस वक्त जफर अब्बास जैसे नामवर शख्स को इस तरह की धमकी दे रहा है। जब जफर अब्बास को इतनी बड़ी धमकी दी जा रही थी तो इसका मतलब ये था कि फिर उसे वो अकेले वहां पर मिलने क्यों गए? क्योंकि उन्हें ये यकीन होगा कि कोई उनके जानने वाले थे। जी हाँ, जानने वाले ही थे।
कुछ पुराने ताल्लुकात दार के लोग थे। अब वो कौन लोग थे, टेलीफोन कॉल किसकी आई, यहां से हम गुफ्तगू का आगाज आगे करते हैं। सबसे पहली बात कि जिस शख्स के टेलीफोन नंबर से कॉल आई थी उस शख्स का नाम था हसन वास्ती। हसन वास्ती ने बाद में क्या कहा ये मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन उससे पहले 25 तारीख को ये एफआईआर, 25 तारीख का ये वाकया है। आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं 29 तारीख है, 29 और 28 तारीख को ये एफआईआर दर्ज होती है। 29 और 28 तारीख के दरमियानी रात को जाफर तैयार सोसाइटी के अंदर 20 से 30 मोबाइल्स दाखिल होती हैं और 4 अफराद को हिरासत में लिए जाने की इतला आती है। लेकिन उससे पहले ही एक कहानी हो चुकी होती है। जिस शख्स के नंबर से फोन किया गया होता है वो कुरान को हाथ में उठाकर एक बयान जारी करता है। वो बयान क्या है, अब वो सुनते हैं। मेरे हाथ में कलाम इलाही मौजूद है, मैं इसको गवाह बनाकर कह रहा हूँ कि चंद दो चार रोज़ पहले जो महमूद अख्तर नकवी साहब ने मंजर काज़मी से कहा कि ज़फ़र अब्बास से भत्ते की रकम का डिमांड करनी है, और मंजर काज़मी ने मुझे बताए बगैर कहा मेरा मोबाइल इस्तेमाल करके ज़फ़र भाई से रब्ता किया और उनसे रब्ता करके शारा फैसल होटल फरहान उनसे मुलाकात के लिए गए। मुझे ज़बरदस्ती यहाँ से अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाया गया। उस गाड़ी के अंदर यावर शाह भी मौजूद थे और मंजर भाई का अपना ड्राइवर भी मौजूद था और मंजर भाई का भाई भी मौजूद था। यहाँ से वहाँ ले जाकर मंजर भाई जो है वो ज़फ़र भाई को साइड में ले गए और उन्होंने वहाँ ले जाके उनसे 14 करोड़ रुपये रकम का मुतालबा किया। ये है हसन वास्ती। इस एफआईआर में ये कहा जाता है कि हसन वास्ती के नंबर से कॉल की गई थी। अब जो कॉल की गई थी, जिस शख्स ने कॉल की थी उसका नाम सबसे ज्यादा अहम है और वो है महमूद अख्तर नकवी, जो कि साबका जाफर तैयार सोसाइटी के रिहायशी थे। अब महमूद अख्तर नकवी कौन है, जाफर तैयार सोसाइटी का क्या मामला है, क्या ये बहुत बड़ा दहशतगर्दों का विंग है, क्या मामला है? अगर आप महमूद अख्तर नकवी की कहानी को उठा के देखिए तो 70 की दहाई से लेकर जब उसने अपना कॉलेज में एडमिशन का मामला था उस वक्त से लेकर आज तक उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ब्लैकमेलिंग में उनका एक बड़ा नाम तस्वुर किया जाता है और आपको ये हैरत होगी कि उनके ऊपर 1979 में भी उस वक्त के अमन अखबार में भी एक इश्तिहार छपा था कि जनाब इस शख्स से बचे, ये एक फ्रॉडी है। यह है महमूद अख्तर नकवी का छोटा सा इंट्रोडक्शन कि जिसके बारे में ये कहा जाता है। महमूद अख्तर नकवी को जाफर तैयार सोसाइटी के अंदर और कम्युनिटी के अंदर खास तौर पर एक पहचान रखी जाती है। महमूद अख्तर नकवी का अभी पिछले दिनों बहरिया टाउन के हवाले से भी मामला हुआ था। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से महमूद अख्तर नकवी और उनकी टीम मुसलसल अली शेखानी, उसके साथ साथ जो लोग भी जफर अब्बास के साथ होते हैं उन सब के मुतालिक ये वीडियो पोस्ट किए जा रहा था कि जनाब मैं इनके खिलाफ काफी मुझे पास सबूत आ चुके हैं और मैं जल्द बड़े इंकशाफात करने वाला हूं। इन्हीं में यावर सई का नाम भी शामिल था। अब ये थे महमूद और इससे सिर्फ हल्का सा अपना तारुफ करवाया और उसके बाद उसने फोन दे दिया था। अगली कॉल थी मंजर काज़मी की। मंजर काज़मी वो शख्स कहलाता है कि जो कि महमूद अख्तर की दूसरी बीवी का शायद साला वगैरह है और उसी से उसका ताल्लुक बनता है। मंजर नकवी ने उससे कहा था कि तुम वहां पर आओ और मैं तुमसे मुलाकात करूंगा और महमूद भाई का एक बड़ा अहम पैगाम दूंगा। जब ये वहां पर पहुंचते तो इसलिए जफर अब्बास के इन सब से किसी ना किसी तौर पर जफर अब्बास इन सब से वाकिफ थे क्योंकि जाफर तैयार सोसाइटी का मामला था और कम्युनिटी भी एक ही थी, तो इसलिए जाहिर जफर अब्बास इनको किसी ना किसी तौर पर जानते थे। इसीलिए जफर अब्बास उससे वहां पर मिलने के लिए भी गए और आखिर में क्योंकि जफर अब्बास आजकल अली शेखानी के और दीगर हवालों से काफी ज्यादा उनके खिलाफ क्योंकि वीडियोस वगैरह वायरल हो रही तो उस हवाले से परेशान भी है। अब ये मामला यहाँ पर पहुंचता है और बाद में पुलिस यहाँ पर छापे मारती है। दरहकीकत ये पूरा मामला है क्या? पूरा मामला यह है कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स पर मुख्तलिफ जगहों पर अली जेडीसी का अली शेखानी के साथ लिंक और दीगर चीजों में एक और 2-3 लोग और हैं, उनके हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस वायरल ये लोग करवा रहे थे और ये मुसलसल इन्हें ये कह रहे थे कि जनाब आप हमें ये रकम दे, अदरवाइज जो है वो हम मजीद इंकशाफात कर देंगे। ये भत्ते वाला ग्रुप वो वाला भत्ते वाला ग्रुप नहीं था कि जो कहे कि जनाब लाओ पैसे दो वरना शूट कर दूंगा, ये वो वाला ग्रुप मौजूद नहीं था। अब मामला क्या है ये जरा बात समझने की जरूरत है। जो अब तक की इत्तलात हमारे पास पहुंची है उसमें से 4 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। जफर अब्बास
اب ظاہر ہے ان کے خلاف جو انہوں نے جن کے خلاف انہوں نے FIR درج کی تھی ان کے بارے میں بھی میں نے آپ کو پورا تعارف دے دیا ہے کہ پوری صورتحال کیا تھی اور کس طریقے سے ان سے یہ سارے پیسے طلب کیے گئے. اس میں مزید جیسے جیسے میرے پاس اپڈیٹ آتی رہے گی میں آپ کو مزید اپڈیٹ دوں گا کہ اس میں مزید کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے, آباد رکھے, سلامت رکھے, قائم رکھے. ذرا دیجیے گا. اللہ کے بعد